11 किताबें लिखने और कई प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने पर भी माया एंजेलू इस संदेह से बच नहीं पाई कि उन्होंने असल में अपनी उपलब्धियां नहीं कमाई हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन को भी कुछ ऐसा ही अनुभव हुआ था। उन्होंने खुद का वर्णन एक अनैच्छिक ठग के रूप में किया था, जिसका काम उतना ध्यान देने योग्य नहीं था जितना उसे मिला था। एंजेलू या आइंस्टाइन के स्तर की उपलब्धियां दुर्लभ हैं, लेकिन उनकी धोखाधड़ी भावना बेहद आम है। हम में से बहुत से लोग ये भावना क्यों नहीं त्याग सकते कि हमने अपनी उपलब्धियां नहीं कमाई हैं, या कि हमारे विचार और कौशल दूसरों के ध्यान के योग्य नहीं हैं। मनोवैज्ञानिक पॉलिन रोज क्लैंस असुरक्षा की इस अनुचित भावना का अध्ययन करने वाली पहली व्यक्ति थी। एक चिकित्सक के रूप में अपने काम में उन्होंने देखा कि उनके कई स्नातक रोगियों ने एक चिंता साझा की थी। हालांकि उनके पास उच्च ग्रेड थे, उन्हें विश्वास नहीं था कि वे कॉलेज में अपने स्थान के लायक हैं। कुछ लोगों का ये मानना था कि उनकी स्वीकृति एक एडमिशन एरर थी, जबकि क्लैंस को पता था कि ये डर निराधार है। वो स्नातक विद्यालय में भी ठीक उसी तरह महसूस कर सकती थी। उसने और उसके मरीजों ने कुछ ऐसा अनुभव किया जिसे कई नामों से जाना जाता है: धोखेबाज घटना, धोखेबाज अनुभव और धोखेबाज सिंड्रोम। अपने सहकर्मी सुजैन आइम्स के साथ क्लैंस ने पहली बार महिला कॉलेज के छात्रों और संकाय में पाखंडवाद का अध्ययन किया। उनके कार्य ने इस समूह में धोखाधड़ी की व्यापक भावनाएं स्थापित की। उस पहले अध्ययन के बाद से लिंग, नस्ल, उम्र और व्यवसायों की एक विशाल श्रृंखला में एक ही बात स्थापित की गई है। हालांकि ये अधिक प्रचलित हो सकती है और कम प्रतिनिधित्व वाले या वंचित समूहों के अनुभवों को असंगत रूप से प्रभावित कर सकती है। इसे सिंड्रोम कहना इसकी सार्वभौमिकता को कम करके बताती है। ये कोई बीमारी या असामान्यता नहीं है, और ये आवश्यक रूप से अवसाद, चिंता या आत्मसम्मान से जुड़ा नहीं है। धोखाधड़ी की ये भावनाएं कहाँ से आती हैं? अत्यधिक कुशल या निपुण लोगों का मानना होता है कि अन्य भी उतने ही कुशल हैं। इससे ये भावना घर कर सकती है कि वे अन्य लोगों की तुलना में प्रशंसा और अवसरों के लायक नहीं हैं। और जैसा कि एंजेलू और आइंस्टाइन ने अनुभव किया, अक्सर उपलब्धि की कोई सीमा नहीं होती जो इन भावनाओं को शांत कर देती। इम्पोस्टरिज्म की भावनाएं अत्यधिक कुशल व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं है। हर कोई बहुलवादी अज्ञानता नामक घटना के प्रति संवेदनशील है, जहां हम निजी तौर पर खुद पर संदेह करते हैं, लेकिन मानते हैं कि हम अकेले इस तरह सोचते हैं क्योंकि कोई और इस पर नहीं बोलता है। क्योंकि वास्तव में ये जानना कठिन है कि हमारे साथी कितनी मेहनत करते हैं, उन्हें कुछ कार्य कितने कठिन लगते हैं, या वे खुद पर कितना संदेह करते हैं। इस भावना को खारिज करने का कोई आसान तरीका नहीं है कि हम अपने आसपास के लोगों की तुलना में कम सक्षम हैं। इम्पोस्टरिज्म की तेज भावना लोगों को अपने महान विचारों को साझा या उन नौकरियों से रोक सकती है जहां वे शानदार हो सकते हैं। अब तक इम्पोस्टर सिंड्रोम से निपटने का सबसे अचूक तरीका इसके बारे में बात करना है। सिंड्रोम से पीड़ित बहुत लोग डरते हैं कि उनके प्रदर्शन के बारे में पूछे जाने पर उनका डर साबित हो जाएगा, और सकारात्मक फीडबैक भी अक्सर धोखाधड़ी की भावनाओं को कम करने में असफल रहता है। लेकिन दूसरी ओर ये सुनना कि एक सलाहकार या मेंटोर ने इम्पोस्टर भावना का अनुभव किया है, उन्हें दूर करने में मदद कर सकता है। साथियों के लिए भी यही बात है। केवल ये जानना कि इन भावनाओं के लिए एक शब्द है, किसी को राहत की सांस दे सकती है। घटना से अवगत होने पर आप सकारात्मक फीडबैक लेकर और दोबारा गौर कर इम्पोस्टर सिंड्रोम का मुकाबला कर सकते हैं। लैब में समस्याओं के लिए खुद को दोषी ठहराने वाली एक साइंटिस्ट कुछ गलत होने पर कारणों को नोट करने लगी। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि अधिकांश समस्याएं उपकरण की असफलता से आती हैं, और उसे अपनी क्षमता का एहसास हुआ। हम शायद इन भावनाओं को पूरी तरह से कभी खत्म नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम एकेडमिक या प्रोफेशनल चुनौतियों के बारे में खुली बात कर सकते हैं। ये अनुभव कितने सामान्य है, इसके बारे में बढ़ती जागरूकता के साथ शायद हम अपनी भावनाओं के बारे में स्पष्ट होने और कुछ सरल सच्चाइयों में आत्मविश्वास पैदा करने के लिए स्वतंत्र महसूस कर सकते हैं। आपके पास प्रतिभा है, आप सक्षम हैं और आप इसके योग्य हैं। हर किसी के जीवन में ऐसे क्षण होते हैं जहां हफ्तों, महीनों या यहाँ तक कि अभ्यास के वर्षों बाद भी हम असफल हो जाते हैं, जब ये सबसे अधिक मायने रखता है। क्या इस घटना से बचने का कोई तरीका है? इस वीडियो से दबाव की स्थिति में शांत रहने के लिए कुछ युक्तियां और चालें जानें।